दोस्तों, स्वागत है आपके हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हिस्ट्री टर्म 2 के मॉडल पेपर 1 के जितने भी सवाल हैं उनके सभी जवाब को यहाँ देखेंगे, बिल्कुल आसान और सरल लैंग्वेज में। तो अंत तक वीडियो को देखिएगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, द लास्ट सपर चित्र किसने बनाया था? जो द लास्ट सपर चित्र था किसने बनाया था? तो उसका नाम था लियोनार्डो दा विंची। तो लियोनार्डो दा विंची ने द लास्ट सपर चित्र बनाया था। दूसरा क्वेश्चन है, कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा था? कोलंबस जो भारत की खोज करने के लिए निकला था लेकिन अमेरिका पहुंच गया था, ये कब पहुंचा था? तो 12 अक्टूबर 1492 में पहुंचा था। तीसरा क्वेश्चन है, पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति किस शहर से हुई थी? पुनर्जागरण जिसका अर्थ होता है नई सोच, नई स्थापना, इसकी उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो पुनर्जागरण शब्द एक फ्रेंच शब्द है जिसका जो शब्द है रेनेसा, इससे पुनर्जागरण शब्द की उत्पत्ति हुई, जिसका अर्थ क्या होता है? तो फिर से जागना। चौथा क्वेश्चन है, अजटेक संस्कृति की राजधानी कहाँ थी? तो अजटेक जो संस्कृति थी उसकी राजधानी थी टेनोक्टिटलान। पांचवा क्वेश्चन क्या है? तो वाटर फ्रेम का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कारक थे रिचर्ड आर्कराइट। छठा क्वेश्चन देखते हैं, तो क्या है? केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना कब हुई थी? तो केंद्र बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना 1884 में किया गया था और 1996 में सरकार ने एक कानून के द्वारा क्या कर दिया था? इसे राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। जिस तरह से आरबीआई की स्थापना भी पहले हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था, उस तरह से केंद्र बैंक ऑफ इंडिया का भी किया गया था। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेजी पुनर्स्थापना कब हुई थी? मेजी का पुनर्स्थापना हुआ था तो ये कब हुई थी? तो 1868 ईस्वी में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, इटली के नगरों का पुनरुत्थान कैसे हुआ? इटली का जो पुनरुत्थान हुआ अर्थात फिर से इसकी स्थापना हुआ, विकास हुआ, ये कैसे हुआ था? तो क्या है कि पश्चिम रोम साम्राज्य के पतन के बाद, पश्चिम में जो रोम साम्राज्य था उसका पतन के बाद क्या हुआ था कि इटली के राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्रों का विनाश हो गया था। इटली में जितने भी राजनीतिक और सांस्कृतिक केंद्र था विनाश कर दिया गया था जब रोम साम्राज्य के पतन हुआ था। तो उसके बाद क्या हुआ था कि बाइजेंटाइन साम्राज्य और इस्लामी देशों के बीच व्यापार के बढ़ने से, दो के बीच इस्लामी देशों और बाइजेंटाइन साम्राज्य, ये दोनों के बीच व्यापारिक संबंध बढ़ने लगा था। इटली के तटवर्ती बंदरगाह पुनर्जीवित हो गया, जिससे व्यापार होने लगा। तो जो भी बंदरगाह था वो पुनर्जीवित हो गया, वहाँ से व्यापार होने लगा। 12वीं शताब्दी में क्या हुआ था, जब मंगोल ने चीन के साथ रेशम मार्ग से व्यापार आरंभ किया तो इसके कारण पश्चिमी यूरोप देशों के व्यापार को बढ़ावा मिला। जितने भी पश्चिमी यूरोप देश थे जिसमें इटली शामिल थे, उनके व्यापार को भी बढ़ावा मिला और इटली के नगरों का पुनरुत्थान हो गया। अर्थात कुल मिलाकर अगर कहा जा सकता है तो क्या है कि ये व्यापारिक विकास होने के कारण इटली के नगरों का क्या हुआ था? पुनरुत्थान हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन है, मानवतावाद से आप क्या समझते हैं? तो मानवतावाद का अर्थ क्या है? जिसे कहते हैं कि जानवर में मानवीय गुण नहीं होता है, मनुष्य में मानवीय गुण होता है, तो वो मानवीय गुण क्या है? तो मानवतावाद या मनुष्यवाद दर्शन शास्त्र में उस विचारधारा को कहते हैं। ये क्या है? एक विचारधारा है कि मनुष्य की ऐसी प्रवृत्ति होनी चाहिए जो मनुष्यों के मूल्यों और उनसे संबंधित मसलों पर ध्यान देती है कि मनुष्य को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। जानवरों को सताना क्या है? मानवतावाद है? तो नहीं है। आगे देखते हैं, आगे क्या है? तो आगे क्या है? कहता है मानवतावाद, तो मानवतावाद इंसान के इंसान होने का परिचय देता है। अगर इंसान में जानवर का गुण आ जाता है तो उनके अंदर मानवता नहीं रहता। मानवता है तो मनुष्य है,
और मानवता नहीं है तो मनुष्य नहीं, वो पशु के समान है। प्रेम, दया, क्षमा, कृपा, विवेक, बुद्धि, कुछ भी कह सकते हैं, यह सब क्या है? मानवीय गुण है। जिस इंसान में मानवीय गुण नहीं होता वह मानव कहलाने लायक नहीं होता। मानवता के बिना इंसान जानवर के समान होता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया। अब 10 क्वेश्चन देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या है? 10वां प्रश्न है, एज़टेक, इका तथा माया सभ्यता में क्या समानताएं थी? चैप्टर में 3 सभ्यताओं का वर्णन है, एज़टेक, इका और माया। इन तीनों सभ्यताओं का विकास कर्म कर्म में हुआ है। तो ये तीनों में क्या समानताएं थी? तो देख, पहला समानताएं था, तीनों सभ्यता संयुक्त राज्य अमेरिका में विकसित हुई थी। तीनों की तीनों सभ्यता कहाँ, कौन से राज्य में विकसित हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका महादेश में विकसित हुआ था। दूसरा क्या है समानताएं? तो तीनों सभ्यताओं में कृषि की जाती थी। कृषि यानी खेती की जाती थी। जीने के लिए तो खेती करना ही पड़ेगा, जिसमें क्या था? मक्का था, जो तीनों सभ्यताओं में उगाया जाने वाला फसल था। मक्का एक ऐसा था जो तीनों सभ्यताओं में देखा गया है कि सबसे ज़्यादा उगता था। यूरोप, अगला क्या देखते समानताएं? तो यूरोपीय संस्कृति से बहुत भिन्न थी। ये क्या थे? यूरोपीय संस्कृति जो थी उनसे ये सभ्यता बिल्कुल भिन्न था। समाज श्रेणीबद्ध था, यानी श्रेणियों में बटा हुआ था, लेकिन वहाँ यूरोप की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का निजी स्वामित्व नहीं था। यानी जितने भी संसाधन थे यहाँ पे सार्वजनिक थे, हर किसी का होता था। अगला समानता क्या है? तो पुरोहितों और शासक वर्गों के समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। जो भी पुरोहित होते थे और शासक वर्ग के लोग होते थे, कुलीन वर्ग के लोग होते थे, जो थोड़ा अमीर होते थे, उन्हें समाज में क्या था? ऊंचा स्थान प्राप्त था इन सभ्यताओं में। 11वां प्रश्न देखते हैं क्या है? 11वां प्रश्न है कि औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम इंग्लैंड में क्यों हुई? जो औद्योगिक क्रांति हुई थी, उद्योगों में एक बड़ा बदलाव आया था, वो इंग्लैंड में ही क्यों हुआ था? तो देखते हैं पॉइंट में क्यों हुआ था। पहला कारण क्या है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास होने का? तो इंग्लैंड चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ देश होने के कारण यहाँ बंदरगाहों का विकास हुआ। बंदरगाह था, बंदरगाह तो कहीं भी अपने सामानों को ले जा सकते थे, उत्पादित जो भी उद्योग में बनता और जो भी कच्चा सामग्री ज़रूरत होता वो दूसरे देश से इंग्लैंड पहुंचा दिया जाता था। तो ये बंदरगाह के कारण, एक कारण बंदरगाह था इंग्लैंड का। दूसरा कारण क्या था? आवागमन की सुविधा बढ़ी, यानी इंग्लैंड में सामानों को ले जाने ढोने के लिए क्या था? वाहनों का आविष्कार हुआ। जलवायु, कोयला और लोहे की उपलब्धता थी। उद्योगों को पनपने के लिए जो जलवायु चाहिए, कोयला चाहिए, लोहा चाहिए, वो सब कहाँ मिल उपस्थित हो गया? तो इंग्लैंड में। आंतरिक भागों तक पहुंचने हेतु नदियों की उपलब्धता, यानी अगर ये इंग्लैंड के आंतरिक भागों में ही एक स्थान से दूसरे स्थान कुछ पहुंचाया जाता था तो नदियां बनी हुई थी, जिस नदियों से ये लोग नौका के द्वारा जा सकते थे। तीसरा कारण क्या था? तो तीव्र जनसंख्या में वृद्धि, मतलब कि क्या होता है कि इंग्लैंड की जनसंख्या में वृद्धि होता है, हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि इंग्लैंड में वस्तुओं की मांग बढ़ने लगती है। अब मांग बढ़ेगा तो उसका उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा, और उत्पादन बढ़ाना है तो उद्योगों की स्थापना तो जरूरी है। अगला कारण क्या है? उद्योगों के लिए अधिक संख्या में कामगार उपलब्ध थे। काम करने वाले भी थे, सस्ते दर पर उपलब्ध थे। अधिक संख्या में रहेगा तो सस्ता होगा, तो उद्योगों को पनपने में ये भी अपना योगदान दिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? तो इंग्लैंड का विभिन्न उपनिवेशिक देशों में पर्याप्त संसाधन उपलब्ध थे। अर्थात इंग्लैंड जिन जिन देशों पर अपना कब्जा किया था, गुलाम बनाया था, वो उन देशों में जो जो भी संसाधन इंग्लैंड को चाहिए था वो वहाँ पे मौजूद था। जैसे भारत को ही देख लीजिए, भारत में हर चीज़ मौजूद था, यहाँ से ये लोग ले जाते थे कपास वगैरह बहुत सारा चीज़, जिसका प्रयोग इंग्लैंड उद्योगों के विकास में किया। तो ये सभी कारण थे जिसके कारण उद्योगों का विकास अर्थात औद्योगिक क्रांति इंग्लैंड में पनपने का महत्वपूर्ण कारक बना। अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न क्या है? 12वां प्रश्न है
कि औद्योगिक क्रांति के समय हुए 5 प्रमुख आविष्कार और उसके आविष्कारक का नाम बताएं। जिस समय उद्योगों का विकास हो रहा था, उद्योगों में क्रांति आ रही थी, बदलाव आ रहा था। क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन, बदलाव। उस समय जो आविष्कार किया गया और उनके आविष्कारक कौन कौन थे, उनका नाम। तो पहला आविष्कार जो यहाँ पे लिखा गया है फ्लाइंग शटल। तो ये फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जॉन के ने किया था। स्पिनिंग जेनी मशीन इसका पूरा नाम है। इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स हरग्रीव्स ने किया था। नीचे क्लास के बुक में अगर देखा जाए तो जॉन के का भी नाम मिलता है, लेकिन जेम्स हरग्रीव्स ही याद रखेंगे। तीसरा आविष्कार है भाप शक्ति। इसका आविष्कार किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। अगला है रेल इंजन। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? जॉर्ज स्टीफेंसन ने किया था। और लास्ट आविष्कार है वाटर फ्रेम। इसका आविष्कार किसने किया था? रिचर्ड आर्कराइट ने किया था। तो यहाँ पे 5 आविष्कार दिया गया है और 5 आविष्कारक के नाम, इसे आप याद रख लेंगे। और बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट का सामना किस प्रकार किया? कोरिया में क्या हुआ था? 1997 में विदेशी मुद्रा संकट आ गया था। उनके पास विदेशी मुद्रा नहीं आ रहा था। इसका सामना, जो प्रॉब्लम आया उनके सामने, इसको कैसे फेस किया? तो देखते हैं 3 पॉइंट में इन जिस तरह से इन लोग किया, क्या क्या करते हैं। तो कोरिया ने 1997 में विदेशी मुद्रा संकट को समाप्त करने के लिए क्या किया? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से सहायता ली। यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जो हर देश को मदद करती है किसी भी ऋण को लेने में, तो ये वहाँ से सहायता मांगा कि हमें ऋण की ज़रूरत है, आप हमें दे दें। यही नहीं, इतना ही नहीं करते, क्या किया? आर्थिक संकट में पूरे देश ने एक साथ प्रयास किया। जितने भी देश में लोग थे सब मिलकर प्रयास किए, एक हो गए कि नहीं, हम एक साथ सामना करेंगे इस मुद्रा संकट को। नागरिकों ने गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट, ये एक योजना चलाएं, गोल्ड कलेक्शन मूवमेंट। इसके माध्यम से क्या किए? विदेशी ऋण भुगतान के लिए सक्रिय रूप से योगदान दिए। अर्थात जितने भी गोल्ड थे कोरिया में, वे लोग क्या किए? लोग इकट्ठा किए और ये ऋण को भुगतान करने के लिए, विदेशी ऋण जो कर्ज लिए थे उन्हें चुकाने के लिए ये लोग सक्रिय रूप से आगे आए और बोले मेरे पास इतना सोना है, इतना सोना है। ये लोग इकट्ठा किए और अपना ऋण चुकाएं। इस तरह से विदेशी मुद्रा का संकट क्या हो गया? समान हो गया। लेकिन गजब है, इन लोग मुसीबत के समय एक साथ होकर लड़े। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है 14वां प्रश्न है भारत की खोज में वास्को डी गामा की क्या भूमिका रही? भारत की खोज किसने किया? तो वास्को डी गामा ने किया था 1498 ईस्वी में। तो इसकी क्या भूमिका रही थी, कुछ पंक्ति के माध्यम से देखेंगे। तो क्या है कि वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। ये कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। जब वह 1498 में भारत के काली तट में पहुंचकर यूरोपियों के लिए एक नए समुद्री मार्ग का खोज किया। कहाँ आया था? यूरोप के लिए एक नए समुद्री मार्ग का खोज कर दिया। कब? 1498 में। कहाँ पहुंचा था? तो कालीकट में भारत पहुंचा था। जब ये समुद्री मार्ग का खोज करता है तो क्या होता है? लुटेरों, शासकों और व्यापारियों के लिए एक रास्ता बन जाता है कि यहाँ इधर से जाने पर कहाँ जाया जाता है? भारत। चलो और वहाँ पे लूटो। इसके बाद डच, फिर फ्रांस, फिर इंग्लैंड व्यापार करने के लिए भारत पहुँच गए। इंग्लैंड भारत के व्यापार पर अपना नियंत्रण करना चाहता था, इसलिए वह भारत पर कब्जा करना शुरू कर दिया। और यही कारण था कि भारत देश लगभग 200 सालों तक क्या रहा? गुलाम रहा था इंग्लैंड का। तो भारत की खोज में वास्को डी गामा की भूमिका यही रही कि वो भारत को गुलाम करके ही छोड़ दिया, गुलाम करवा दिया ना। लेकिन कुछ फ़ायदा भी हुआ है भारत का, लेकिन सबसे बड़ा योगदान उनका यही रहा है। 15वां प्रश्न क्या है? 15वां प्रश्न है पुनर्जागरण के उदय और विकास का क्या कारण था है? यानी
अर्थात पुनर्जागरण का उदय जो हुआ उसका क्या कारण था और उसका विकास का क्या कारण था। तो कुछ पॉइंट में देखेंगे कि उनके क्या क्या कारण थे। पहला कारण क्या था, तो व्यापार और नगरों का विकास। अगर व्यापार और नगरों का विकास नहीं होता तो शायद पुनर्जागरण नहीं होता। तो पुनर्जागरण का सबसे महत्वपूर्ण कारण वाणिज्य व्यापार का विकास था। नए नए देशों के साथ लोगों का व्यापारिक संबंध कायम हुआ और उन्हें वहाँ की सभ्यता संस्कृति को जानने का अवसर मिला। धनी मध्यम वर्ग का उदय। व्यापार वाणिज्य के विकास में नगरों में धनी मध्यम वर्ग को जन्म दिया, मध्यम वर्ग को जन्म दिया नगरों में। और ये क्या किए, ये वर्ग अपने लिए भव्य और विशाल भवन बनवाए। इस तरह से पुनर्जागरण हुआ, नए नए भवन का निर्माण हुआ। किसके कारण, तो लोग एक व्यापार बढ़ने लगा जिसके कारण लोग सभ्यता और संस्कृति को जानने लगे और जानने लगे तो लोगों के बीच व्यापार बढ़ा। उससे धनी मध्यम वर्ग का विकास हुआ और लोग अपने लिए भव्य और विशाल भवन बनवाने लगे थे। दूसरा कारण है कागज और छापाखाना। कागज और छापाखाना के आविष्कार ने पुनर्जागरण का उदय का कारण बना। चीन ने प्राचीन युग में ही कागज और छापाखाना का आविष्कार कर लिया था। मध्य युग में अरबों के माध्यम से यूरोपवासियों को भी इन दोनों की जानकारी मिली। कागज और छापाखाना ने पुनर्जागरण को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अगला कारण क्या है, तो कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों का अधिकार। इससे कैसे पुनर्जागरण का कारण उदय हुआ देखते हैं। कुस्तुनतुनिया यूनानी ज्ञान कला और कारीगरी का केंद्र था। कुस्तुनतुनिया क्या था, ज्ञान कला और कारीगरी का केंद्र था। जब कुस्तुनतुनिया पर तुर्कों ने आक्रमण किया तो बहुत से यूनानी विद्वान प्राचीन पांडुलिपियों को अपने साथ लेकर वहां से भाग निकले। जब वहां से पर आक्रमण हुआ तो वहां के जो भी विद्वान थे, वहां से जितने भी पांडुलिपियां थी जिसमें ज्ञान कला और कारीगरी का वर्णन था, वहां से भाग निकले और ये लोग इटली फ्रांस जर्मनी आदि देशों में जा बसे। इनके बस जाने से यूरोपीय देशों में यूनानी ग्रंथों के संग्रहण तथा पाठन की तरफ रुचि बढ़ी। और ये लोग जब जिस देश में भी गए वहाँ के लोगों को प्रेरित किए और ज्ञान कला और कारीगरी के क्षेत्र की ओर उनको अग्रसर कर दिए। क्वेश्चन नंबर 16 है, नवीन मार्गों की खोज में पुर्तगाल और स्पेन के योगदान का उल्लेख करें। पहले पृथ्वी पर कौन सा देश किस स्थान पर है ये किसी को पता नहीं था। धीरे धीरे नए रास्ते खोजे गए और अमेरिका भारत जैसे देशों को खोजा गया नए नए मार्गों के द्वारा। तो ये मार्ग जो थे उसमें पुर्तगाल और स्पेन का क्या योगदान रहा, तो देखते हैं। पहला क्या है, पुर्तगाल नाविक वास्को डी गामा। पुर्तगाल का कौन, वास्को डी गामा 1498 में भारत के कालीकट में पहुंचकर भारत के समुद्री मार्ग का खोज किया। ये पहला योगदान वास्को डी गामा का रहा, पुर्तगाल का। दूसरा क्या है कि कौन है, कैब्रबल की यात्रा भारत के दौरान क्या हुआ, वापस रास्ते में जब वापस जा रहा था उन्होंने ब्राज़ील के तट में को छुआ अर्थात ब्राज़ील का खोज किया। तीसरा योगदान कोलंबस ने, ये इटली का था। कोलंबस कहाँ का था, स्पेन का था ये, तो स्पेन का था। तो कोलंबस ने पहली यात्रा 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की। उनकी खोज की दूसरी यात्रा में उन्होंने वेस्ट इंडीज के कई द्वीपों का पता लगाया। उसके बाद अमेरिगो वेस्पुजी ने 1497-98 और 1499 के मध्य यात्रा की और क्यूबा गायना तट की और 1501 में ब्राज़ील की खोज की। तो इस तरह से पुर्तगाल और स्पेन के बहुत सारे विद्वानों ने अनेक अनेक समुद्री मार्गों का खोज करके अपना योगदान दिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, अमेरिका की खोज में कोलंबस की क्या भूमिका रही। अमेरिका का जो खोज किया गया उसमें कोलंबस की भूमिका क्या रही, उनका क्या रोल रहा। तो क्रिस्टोफर कोलंबस, ये उसका पूरा नाम था, का जन्म 1451 में जिनेवा में हुआ था। कोलंबस के समय हीरो के व्यापारी जो हीरा का व्यापार करते थे,
व्यापारी जमीन के रास्ते से होकर भारत और बाकी एशियाई देशों से व्यापार करते थे। भारत जमीन के रास्ते से होकर व्यापार करते थे। इसी दौरान में कोलंबस के मन में समुद्र के रास्ते भारत जाने का विचार आया। ये किसी को पता नहीं था कि वह वहाँ से भारत कितनी दूर है और किस दिशा में सफ़र करने पर भारत पहुँचा जा सकेगा। कोलंबस को अपने ज्ञान पर भरोसा था। उसे यकीन था कि समुद्र में पश्चिम के रास्ते से निकला जाए तो भारत पहुंचा जा सकता है। कोलंबस 3 अगस्त 1492 में स्पेन के राजा से खर्च लेकर 3 जहाज़ों और 90 नाविकों के साथ सफ़र शुरू की। 2 महीने से भी ज़्यादा वक्त के सफ़र के बाद उसके जहाज़ों ने अमेरिका की धरती को छुआ और कोलंबस को लगा कि वो भारत पहुंच चुका है, लेकिन वो वास्तव में अमेरिका पहुंच चुका था और अमेरिका का खोज किया था। क्वेश्चन 18वां है, औद्योगिक क्रांति के समय किए गए आविष्कारों की दिलचस्प विशेषताएं क्या थी? उनकी जो आविष्कार किए गए उनकी विशेषताएं क्या थी? तो देखते हैं, निम्नलिखित विशेषताएं थी। पहला था, इन आविष्कारों के फलस्वरूप वाणिज्यवाद अर्थात व्यापार और उपनिवेशवाद अर्थात एक देश दूसरे देश को गुलाम बनाने का प्रभाव क्या हो गया? बढ़ गया। दूसरा विशेषता क्या रहा इन आविष्कारों का? तो इन आविष्कारों के कारण अनेक उद्योग जैसे लोहा, इस्पात उद्योग, कपड़ा उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग का विकास हुआ। किनके कारण? इन आविष्कारों के कारण। बहुत सारे मशीनों का आविष्कार किया गया। छापाखाना के निर्माण के कारण लोगों की रुचि किताबों और ग्रंथों में बढ़ी। अगला क्या है? आवागमन के कारण यात्रियों को यात्रा करने में दिलचस्पी हुई और वे अपने सामानों को भी आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने लगे। फ्लाइंग शटल के आविष्कार से कम समय में बहुत अधिक दूरी, अधिक कपड़ा तैयार होने लगा था और स्पिनिंग जेनी मशीन के आविष्कार के कारण उत्तम कपड़ा तैयार किया जाने लगा था। तो इन आविष्कारों के कारण क्या हुआ? इनकी ये विशेषता रही औद्योगिक क्रांति के समय। अंतिम और 19वां प्रश्न है, पश्चिम शक्तियों द्वारा पेश की गई चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने कैसे किया? अर्थात पश्चिम शक्तियाँ जो पेश की गई जो चुनौती उत्पन्न की गई उन चुनौतियों का सामना छिंग राजवंश ने कैसे किया था? तो देखते हैं। तो पहला तरीका था उन चुनौतियों का सामना करने का, चीन को उपनिवेशीकरण से बचाने के लिए अर्थात पश्चिमी शक्तियों ने चीन पर आक्रमण कर दिए थे और उनको उपनिवेशीकरण अर्थात गुलाम बना रहे थे। तो उन्हें बचाने के लिए छिंग राजवंश ने आधुनिक प्रशासन, नई सेना और शिक्षा के लिए नई नीतियों का निर्माण किया। अर्थात नई नीति बनाई गई। कहाँ के? चीन के छिंग राजवंश। छिंग राजवंश कहाँ था? चीन में था। दूसरा क्या था? संवैधानिक सरकार की स्थापना किया गया, क्योंकि प्रशासनों का विचार था कि एक संवैधानिक रूप से चुनी हुई सरकार पश्चिमी शक्तियों से बेहतर लड़ सकती है। अर्थात एक नई संवैधानिक सरकार चुना गया। तीसरा क्या उपाय किया गया? तो लोगों में देशभक्ति की भावना भरी गई और लोगों को विरोध के लिए तैयार किया गया, और ताकि ये चीन के लोग क्या करें? यूरोपीय शक्तियों से लड़े और चीन को बचा लें। लोगों के परंपरागत सोच को बदलकर, जो पुराने सोच थे उनको बदलकर नया सोच दिया गया, क्योंकि परंपरागत सोच से चीन को नहीं बचाया जा सकता था। अगला कौन सा प्रयास किया गया? तो सरकारी पदों पर योग्य और अधिकारियों की नियुक्ति की गई। योग्य अधिकारी जो बेहतर जानकार हो, विद्वान हो, ऐसे अधिकारियों का नियुक्ति की गई ताकि बेहतर कानून नीति बनाए और चीन को बचा ले। सैन्य शक्तियों को मजबूत बनाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण सुधार किए गए। सेना को अत्यधिक अस्त्र शस्त्र दिए गए, अर्थात तलवारें दी गई, बंदूकें दी गई, ताकि पश्चिमी देशों से लड़ा जा सके। भारत तो बहुत ही आसानी से
गुलाम बन गया था, लेकिन चीन के साथ ऐसा नहीं 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 हुआ था। तो ये क्वेश्चन इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं सारा उत्तर समझ में आया होगा और बेहतर तरीके से याद हो गया होगा। नहीं तो एक बार फिर से वीडियो देख ले। भरोसा दिलाते हैं कि हर क्वेश्चन का उत्तर याद हो जाएगा, क्योंकि हर क्वेश्चन का उत्तर क्या है, सरल शब्दों में लिखने का प्रयास किया गया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे चैनल को, और कमेंट जरूर करें कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।